नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है लाल बहू। यह मंजुल भगत जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहाँ से डोला उठा भान है, किस ठौर पहुँचा ज्ञान नहीं। विदाई के समय जवाबदारी में खड़े गठजोड़े नौशा भी रो दिए थे। कितने ही घंटे और दिन बीत गए होंगे जब घूंघट उठा था। नथली झलमल डोल उठी, नजरें फिर भी झुकी रह गईं। लगन चौंक कर उसने नजरें उठाई। मैं हूँ। लगन फिर से लजा गई। श्यामल छब रंग जैसे कृष्ण कन्हई हो। यहाँ नाम लेकर पुकारने वाला कौन हो सकता है। उन्होंने कह तो दिया मैं हूँ। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? उसने ना में सिर डुला दिया। ऐसे मीठे से कोई पूछा करेगा तो कोई तकलीफ रह जाएगी क्या? इस गांव का नाम नकुड़ है। यही सहारनपुर से कोई 15-16 मील पर पड़ता है। लाला जी और ताऊ जी लोग इन 4 भाइयों की साझी जमींदारी थी। यूँ जमीनें तो उनकी 52 गांव में रहीं, सो बवनिया राजा कहलाते। सबसे बड़े ताऊ जी थोड़ा ही जीकर गुजर गए। उनकी ब्याहता अयानी सी ताई ने 13 दिन घनघोर विलाप किया। जरा चेती तो नया विलाप। बड़ी हवेली मेरे नाम करो, मैं जीऊँ रहूँ कहाँ। आमों का बाग मेरे नाम करो, मेरी आमदनी का कोई रास्ता तो दो। हाथी खाना मेरे नाम करो, कहीं लेने लिवाने जाना हो तो। दोहरा कर बहुरा कर वही वही उच्चारे। लाल बहू अबूझ सी पलक उठाकर उस श्यामल चेहरे को निहार कर देखती रह गई। हाँ लगन, ताई उतनी सी उम्र में बहुत व्यवहारिक थीं। उनके देवरों ने कॉल उठाया, भौजी माँ आप हमारे साथ रहिए, खाइए, कहीं आना जाना हो तो हमें हुक्म दीजिए, हम जी जान से आपकी टहल करेंगे। ना, टिटकारी सी निकली ना उनका अंतिम निर्णय था। उस जरा सी टिटकारी पर बड़ी हवेली उनके नाम हुई। आमों का लदा फदा बाग उनके नाम हुआ। हाथी समेत हाथी खाना उनके नाम हुआ। तुम्हें जानना चाहिए लाल बहू, जिस परिवार में ब्याह के आई हो उसका इतिहास। छोटी सी मुस्कान और आंखों में समझ की चमक के साथ लाल बहू ने फिर हुंकारा भरा। लाल बहू के साथ पीहर से आई बुद्धो दाई ने तो उसके मन में डर ही बिठला दिया था। आधी रात झपट लिपट ले, दूल्हे बनना तो डरियो ना बीबी, सह जइयो। पर उसके श्यामल तो सखा से बोल रहे हैं। तो बड़ी ताई अपने भतीजों को लेकर अलहदा रहने लगी। पर ताऊ जी का सदमा जी में ठहरा था, वह भी बहुत जल्द इंतकाल फरमा गईं। तब लाला जी और बाकी के 2 ताऊ जी लोग उनके वहाँ गए। सोग उठ गया तो उनके भतीजों से अर्श पेश की, साहब बड़ी हवेली की चाबी। कैसी चाबी? वसीयत है। टक से 2 टूक जवाब आया। इस टक से जवाब पर कोई सवाल नहीं उठा। तीनों भाई लौट आए इसी हवेली में। माजरा मामला न कचहरी गया, न बड़ी ताई की वसीयत ही खुलवाई गई। लाल बहू के पिता मेरठ शहर के नामी बैरिस्टर हैं। करोड़पतियों के मामले आते उनकी कचहरी में, नौकरों से कच्ची पक्की कोठरियां खाली करवाने को। ईंट ईंट पर अपना नाम खोद रखते हैं ये रईस, लाल बहू के पिता बतलाया करते। लाल बहू शहर में 10वीं पास थी। यहाँ नकुड़ में तो लाल बहू के इर्द गिर्द पूरा खानदान जमा था। शहरों में साहबों के घर जैसी पानदान जितनी खास उल्खास रिश्तेदारी नहीं, भरा पूरा खानदान बिरादरी जितना। कितनी तो गोरी है बहू, दूध में गिलाब निचोड़ दिए हों जैसे। गुमान से भरकर छोटी अम्मा उसकी अपनी सास ने कहा। हाँ री, बस धो पोछो और छीके टांग दो, हाथ लगाते तो मैली पड़े। बड़ी ताई सास को टोका टोकी की लत थी। इतनी गोरी चमड़ी के तो नखरे भी बहुत हों, पलंग से नीचे पाँव ना उतारे, काम काज की ना हो। मझली ताई की भांजी जमुना का छोड़ा तीर था। अल्लाह रखे, दुल्हन की सूरत तो बहुत खूब है, सीरत देखना तो अभी बाकी है। पड़ोस की बड़ी बी को हर घर की नई बहू को देखने और उस पर ताने बोली कसने का चाव था। सुनकर मझली ताई सास मलाई सी गाढ़ी ममतालू हंसी हंस दी। नई ब्याही आई बहू खुद भी यही सब सुन चुकी थी। बहू ना हुई जादू का पिटारा हो गई। बड़ी मीठी छब है भाभी की। कुंवारी ननद सुगंधा भाभी का घूंघट थामे
टक लगाए रह गई थी। वीर बहूटी लाल मखमली सी माचिस की डिब्बी में बंद कर लो बस, उन्हीं की तरह। नन्हा गोल मटोल सा देवर चांद बाबू पल्ला खींच देखता रह गया। मोटी काली आंखों में भक्त अजरज, लाल कपड़ों में लिपटा गोरा रंग दीप दीप करे, जो चांदी के कटोरे में खीर धरी हो। गुसल को जाए तो बाहर खड़ा पुकारे, लाल बहू लाल बहू। बस यही नाम पड़ गया, चढ़ जो गया हर एक की जुबान पर। नहीं तो कोई रामपुर वाली तो कोई चलकाने वाली, हदोहद फुन्नी की बहू कह लो या जुग्गी की बहू। रात पड़े उन्हें कह सुनाया दिन भर का किस्सा तो हंस गए, बोले मजली ताई से बढ़कर ममतालू दुलार भरा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। सुंदर ऐसी कि जब हम चांद बाबू जितने थे तो उन्हें आंखों में भर ताकते रह जाते थे। बच्चा क्या सुंदरता को पहचानता नहीं, बस मजली ताई की कोख ही नहीं भरी। गोद में तो देवर जेठ के बच्चों को लथपथ लादे रहती, हरदम बड़े वालों की छुट्टियों का इंतज़ार, कब मदरसे बंद हों कब वे वापस आएं। छुट्टियों भर हम बिन पंखे बिजली के भी मस्त मगन रहते। अल्ले सुबह कुएं में डोलची की गड़गप सुनी नहीं कि उठ बैठे। पान से रंगे होंठ कितने सुंदर लगते हैं मजली ताई के, पर दांत तो घिस घिस कर कतरवा सुपारी से हो गए हैं। लाल बहू कुछ मुस्कान कुछ चिंता से कहती, मालूम है माँ जी ने ताऊ जी से पूछा था दूसरे ब्याह के लिए। लाल बहू ने घबरा कर अपने श्यामल की ओर देखा। ना, माँ जी निष्ठुर नहीं है, बहुत कोमल मन है उनका। मालूम है दूर कहीं बंदूक चलने की आवाज़ सुन ले तो हाथ का कौर थाली में छोड़ दे कि जाने किस जीव की हत्या हो गई। मेरे आने पर जब खोड़िया हुआ था तब छोटी अम्मा खूब ही गाई थी। लाल बहू ने झिझकते हुए कहा था, बुद्धो दाई ने सिखावन दे रखी थी, लगन बिटिया, जो अपने नौशा से जरा भी ना बोलोगी तो वह तुम्हें गूंगी समझेंगे। इसी से मिश्री आवाज़ में बोल पड़ी थी लाल बहू। वह हंसने लगे। हाँ, अम्मा की सुल्तान तो ढोलकी की थाप के ऊपर लहरा कर यूं नीचे मर्दाने में जा पहुँचे हैं, ज्यों रियाज की हुई कोई जानदार आवाज़ हो। और गीत भी तरह तरह के याद हैं उन्हें। लाल बहू ने हंसकर कहा, उन मोतियों की आप देख। फिर उसके पति का धीरज चुक गया था। लाल बहू के दहेज में आया ऊंचा दोहरा पलंग तो अगली पीढ़ी तक हवेली में ही रहा। ऊंचे पैताने, सिरहाने की लकड़ी में बारीक जालीदार कटाई, बीच में कांच का चौखटा जड़ा हुआ जिस पर हाथी मोर चित्रित। लाल बहू उस पलंग को क्या कभी भूल पाई? छोटी अम्मा। क्या बहू? छोटी अम्मा ने यूं पास आकर पूछा जैसे वे बहू की कोई सहेली हो। हमें एक मृग छौना मंगवाना है। लाल बहू की फरमाइश पर सासियों ने छावर होकर उछाह में आ गई, मानो वह भी इतनी सी हो। बात छोटी बड़ी जेठानियों के मुंह से होती हुई बड़े जेठ जी के कानों तक पहुंची। तीनों भाई गुदगुदाए से हो आए। ऐसी अनोखी मांग तो किसी बहू ने ना की थी। इस मांग से उसके शहरी व्यक्तित्व से और भी जादू जुड़ गया। आमों के बाग के पास की बनी से एक सलोना सा खिलछंदा हिरण का छौना पकड़वा के ला दिया। सब उसे लाल बहू का छौना पुकारने लगे। बारजे से छज्जों तलक कुदक के कुलाचे भरता फिरे। देखियो तो कहीं छज्जे से दालान में न कूद जावे, हत्या हो जावेगी। माँ जी मसनत से लगी रुक के दिए जाती। मार हलचल हरकंप मचा रहता। बागों से तरह तरह की टहनियाँ हरी कच्ची उसके चबाने चरने की मंगवाई जाती। अरे मौसी री, वहाँ बारजे में तो लाल बहू के जोर जबर रंग चाव हो रहे हैं, और यहाँ गुसल खाने में तो बाल्टी दो बाल्टी पानी में भी आग लगी रही है। लाल बहू को तो घूंघट थर्रा गया। छोटी अम्मा फिक्क से हंस पड़ी। तेरे जैसा पढ़ा लिखा तो सोचता रह जावेगा कि कहूँ कि ना कहूँ कोई सी बात, पर इत्ते पे बेपढ़ा तो डाक चला देवे। तेरी जमुना नंदी तो पानी में आग लगवाने को फिरे। अरे नाच जो लो, बहू को सिर पे धर के फिर वहीं गवार, अनपढ़ सी बाग। अब की बार नायन भी गुदगुदाई सी वहीं पहुंच गई। इसकी विदाई पर मझली मालकिन भर भर के बोरे नाच धान के और पीपा भर अलसी घी साथ कर दे है, पर जहाँ रोज पीसो रोज पकाओ वाली दुर्दशा हो वहाँ कहाँ पूरा पड़े।
नकदी की भी तो दरकार होवे है। नायन फुसफुसा कर कहती, खा पी के भी तो बीसियों लेने के देने। अब नकदी रकम रोकड़े पे तो मर्दों की सख्त पाबंदी लगी है। यहाँ आवे हैं तो जमुना के चारों बच्चे भर भर भगोना भतेरी दही खीर सपोड़ जावे हैं। छोटी अम्मा भी दुबकी दबी सी हंसी हंस दी। देख लिया है, लाल बहू ने चौके में महाराज दोबारा खीर परेसने को कलछुल भगोना लिए उठते तो जमुना झट से कह उठती, छोटी ले ले, अरे ले लेना मुन्ने, कि कहीं महाराज ना समझ हाथ ना खींच ले। यहाँ से अघा के सहारनपुर जावे हैं तब भी तोस नहीं। अम्मा बोली, अपने मौसा तक की तो खैर ख्वाह है ना जमुना, वो दिन भी तो बुदबुदावे थी, जाने कब बाप मरेगा, कब बैल बटेंगे, जायदाद पे आस लगाए बैठी है। नायन ने कहा। उनके पति? लाल बहू ने बेझिझक पूछ ही लिया। नक्कारा निकम्मा हैगा, छोटी अम्मा बोली। लाल बहू को दया हो आई, बोली, बेचारी। मुनीम जी तो सहारनपुर जावे हैं, जमुना के पास पड़ोस से तो छोटी मालकिन ऐसी वैसी खबर आवे हैं, भटक गई है जमुना, तिस पर है जलनखोर और करकसा। इससे तो बड़ी जेठानी जी की पार भी ना बसती, नहीं वह तो पटाखे को पानी कर दे। छोटी अम्मा बोली, इतनी बड़ी जमीन पर खरपतवार तो उग ही आवे, नायन का कहना था। जमुना एक तरह से सुंदर थी, आंखों में ढेरों काजल अटकाए रहती, मधुमक्खी के कांटे से होठों पर पान रचाए रखती, मझली ताई से जो भी छींट का टुकड़ा पा जाती उसकी अपने लिए बंडी सीमती रहती, पर उसके लिए उपजी दया बरसात में मिट्टी के ठूंसी बिला जाती। क्या करे मानुस, संतान को ही रोवे और वही उसे रुलावे। मझली मालकिन की ममता तो अपनी इस भांजी पर बराबर की अटकी है। नायन ने उसास भर कहा, छोड़ो, तुम्हारी छप छाप तो इस छौने जैसी सलोनी है बहू। छोटी अम्मा आले में सजी लाल बहू की भोली सी तस्वीर को निरख के बोली। लाल बहू खूब ही तो लजा गई। यह करतूत तो उसके श्यामल कृष्ण कन्हाई की थी। बक्से में से फोटो निकाल के फ्रेम में जड़ दी और वहाँ सजा दी। हवेली में दिन रहते सब जीम लेते, मर्द लोग ऊपर सोने आए तब तक छत पर मसहरी लगी चारपाइयों में निंदासे बच्चों के पैताने सिरहाने बैठे, उन्हें दुलराते थपकते औरतों में किस्से कहानियों की हो जाती। खूब ही आराम तलब बयानी और किस्सा गोई रहती। बस एक बात से खास परहेज रखा जाता, दिन छिपे डुलनवा लांबे कीड़े का नाम जुबान पे ना आए, नहीं कहीं प्रत्यक्ष दर्शन ना दे देवे। मझली ताई के अनुभव में गुजर जो चुका है, बच्चे सो चुके थे। छत पर क्या गजब जुन्हाई थी, चांद नब पर कमल सा खिला था। वह पग पांव पछाड़ धो के चारपाई पर गई थी। मझले ताऊजी से बदकही में कहीं उसी का नाम आ गया। देखें तो क्या, एक मदमस्त जोड़ा 1 फुट ऊंचाई तक अपने धड़ तान कर एक दूसरे से चोटी सा गुंथा है। कोई बटी हुई रस्सी तन कर झूम रही हो जैसे। अद्भुत सरपीला आलिंगन था वह। लाल बहू के पति की नौकरी दिल्ली में थी, सो वह उनके साथ दिल्ली चली आई। लाल बहू के जाप्पों में बदस्तूर छोटी अम्मा लाला जी को लेकर दिल्ली आती रहीं। रुन्नू हुई, फिर छोटू, उसके बाद नीलू। नीलू के पीठ पर भाई आ गया मोनू। मोनू के होने पीछे तो मझली ताई, बड़ी ताई, ताऊ जी, बड़े और मझले, लाला जी, फुन्नी देवर, चांद बाबू, ब्याही सुगंधा ननद, आधा नकुड़ दिल्ली पहुंच रहा। सांझ झुके पर रोज ही ढोलकी पर सोहर गाई जाती। गजब भय ललना, नंदी मछली मेरे अंगना, भाभी दे दो नेक कंगना। एक दावत दिल्ली में हुई तो मनो लड्डू नकुड़ में बटा। उन्हीं ही दिनों में मझली ताई बच्चों को दुलराती कह उठी थी, हमें माँ कहने वाला ही कोई ना हुआ, और तो सब कुछ थाल में परोसा राम जी ने। पास खेलती रिन्नू लपक कर उनकी गोद में मचल गई थी। मैं कहूँगी आपको माँ, माँ माँ माँ। देखा कितना तो आसान है माँ पुकारना। मझली ताई स्निग्ध गदगद हो आई थी। उस रोज से पूरा कुनबा उन्हें माँ पुकारने लगा था। टहलुए चाल कर भी। नकुड़ जाना भी बदस्तूर चलता रहा।
दूसरी पीढ़ी का हर ब्याह पुश्तैनी हवेली से रचाया जाता। जमीन का टुकड़ा बेचा और ज्यादा धूमधाम कर ली, जी की निकाल ली। जमुना का दिनों दिन कुड़ता बुड़ता चेहरा तिकोना समोसे जैसा हो गया था। बेचारी का चाव न भरने वाले घाव सा सनसनाता रह गया था। बीवी जन्म के साथी हम हो सके, पर कर्म का साथी कोई ना हो सके। माँ उसे दम दिलासा देना चाहती, पर उसकी जलन कुढ़न देख झल्ला जाती। बीबी नरमी खाए अगले को और गर्मी खाए अपने को, पर वह धरती रेतीली गरम और प्यासी ही रह गई। बड़ी ताई के दिल में भी यूं ना कहो कि मोम ना था। उनकी एक बहू जच्चकी के लिए अपने मायके शहर लखनऊ गई थी। उसके मायके वालों की ही जिद थी कि उनके वहाँ डॉक्टर अस्पताल की सहूलियत होगी। थी भी। उनके कुल जमा 2 संतानें, दोनों बेटियां। अच्छी भली जच्चगी निपट गई थी। बहू हाथ पांव से खुल गई थी कि जाने किस बला ने जकड़ लिया। 30 दिन का बच्चा छोड़कर आंख मूंद ली। बड़ी ताई जी ताऊ जी के साथ आप गई पोते को लिवाने। जरा से बच्चे को छाती में सटा समेट के जब गांव पलटी तो सारा नकुड़ वहां जमा था और आंसुओं से रो रहा था। वहां रहता मालकिन तो नाना की जायदाद के हकदारों में से एक होता। तोड़ चढ़ के हिसाबी किताबी बने मुनीम जी टोक बैठे। बड़ी ताई तो पट से बोल दी, बहू तो चली ही गई ना, अब बाल मुड़वाए से मुर्दा हल्का पड़े है क्या। बिन माँ का बच्चा, सो उसे ननिहाल की जायदाद छाती काट के दूध तो ना पिला सके। बच्चा वहाँ सोने के लड्डू चबाएगा क्या। सो उनकी अंटी की शंटी से उसकी जकड़बंदी काहे करें। हम ना पुचकार पोस सके अपना खून। लखनऊ वालों ने भी जास्ती ना नुकुर ना करी थी। ठीक ही तो है, जो बोले वह ही कुंडा खोले। मुनीम जी मन महसूस के रह गए। पहले भी तो मालिकों ने बेवा फौजी को बड़ी हवेली तो, आमों का बाग तो, हाथी खाना तो सभी कुछ बख्श दिया था। फिर उनके भतीजों की खातिर छोड़ आए सब कुछ। सीधी रस्सी से ना खींचता तो रस्सी ऐंठ मरोड़ के खींचते। मुनीम जी तो ऐसा वकील करके देते कि जो उनके पेट से आंतड़ी निकाल लाता, मेंढक तोल देता तराजू में। लाला जी, आपकी हवेली के वफादारों में सबसे अव्वल खिदमतदार हूँ, पर क्या करूँ, 32 दांतों के बीच कैद यह जीभ मजाल है जो कभी आपकी शान के खिलाफ फिसल जाए। कुछ कहूँ भी तो कैसे, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। वहाँ मथुरा में मेरे परदादा की भी हवेली रही। बच्चे कच्चे बड़े होते गए और मथुरा को छोड़ बड़े शहरों में बसते रहे। रोजी रोटी की खातिर भी और हिकमत खिदमत भी हारी बीमारी में वहीं की चाहिए थी। बरसों के बरस खंडहर होती हवेली में परदादी इकल्ली रहती रही। पुराने काठ की वारों की मेहराबों पर सांप झूल जाते। चांदी की एक पुरानी फूटी चम्मच में ले जब वह दलिया खाती तो टप से गोद में टपक जाता। पर दादी ने उस फूटी चम्मच को भी न छोड़ा। जब गुजरी तो पीतल के लोटों तक में ठट की ठट सोने की अशर्फियाँ अटी हुई मिली। अशर्फियाँ तो बांट खाई, खंडहर अब भी खड़ा है। लाला जी, सबसे अव्वल मीत हितु रकम रोकड़ा, सो मैं अब और अर्ज क्या करूं लाला जी। लाला जी, भाई हम लोगों ने सुना और एक दूसरे पे दीठ डाल मुस्कुरा दिए। हमारे मुनीम मुलाजिम तक तो हवेली वाले हैं, फिर हम समधियाने की जर जायदाद पर निगाह काहे रखें। बाकी इनकी परदादी ने यह अच्छा नहीं किया। नन्हे से मुनीम जी का नाम छदम्मी लाल रख गई, सो वही चुभन है। अब तो 9 लखा बन के दम लेंगे। वे हंस पड़े। मुनीम जी ठहरे दिमागदार व्यवहारिक आदमी, नकुड़ वालों के बही खाते जांचते बाजते उनका गणित लगा बिदकने। 2 नीम 18, 2 धाम 20 के आगे कलम फिसल जाती थी और सिफर जुड़ जाता। मथुरा की खंडहर हवेली उन्होंने जमीन के दाम बेच दी। घर में भी पत्नी को डांट डपट चोखी किफायत कर ली। बैंगन भाटा की तरकारी लोन मिर्चा दे के पका ले। इस दाल में कटोरा भर पानी और डाल। हाँ, अब चला दे दाल घोटनी से, आप गाढ़ी हो जावेगी। कमती दानों में क्या दाल ना घुटे। अरे भगवान, जोड़ा जमा तेरे बालकन के ही काम आवेगा।
घरवाली भात पसाकर उसका माड़ भी दाल में मिला देती स्वाद बढ़ाने को और भुनभुनाती, ताला काहे नहीं ठोक देते बालकन के पेट में। ऐसी बातों से तू क्या मेरी मूछ का बाल मूड़ लेवेगी। हैसियत बने हैं ईंट इमारत खड़ी करने से, रबड़ी बसौदी बाद में भी खाई जा सके। चौकस चौमुसी दृष्टि थी मुनीम जी की। छदम्मी लाल मुनीम अपने उछलते गणित के चलते रकमी रहीस हो गए। पानी का उतार चढ़ाव क्या होगा जो माया को देख लो। सहारनपुर में उनकी मरकाना मरमरी फर्शों वाली चौकस चौकोर कोठी खड़ी हो गई। बस लुढ़के पुड़के नहीं, टायर पंचर फुस ना हो तो आध पौन घंटे में सहारनपुर लो। नकुड़ की हवेली न जाने कैसे खुर खुर खोखली पड़ने लगी। नींव में जैसे कोई मूस घुस सुरंग बना के घुस पड़ी हो। ऊपर ऊपर से हवेली की खन्नक चौकस, ललाई पुताई सब बराबर। तुम लोग तो सब पतलून पे चमरौटी कस के शहरों को निकल गए। यहाँ इस हवेली के मुख पे लाली कौन लावेगा भला। मुनीम जी हवेली के जानशीनों से हाथ जोड़ जोड़ कहते, पर हवेली की कुनबा परवनिश रवायत के क्या कहने। साल में एक बार सही नातेदार का जुड़ाव ही हो आवे, रख रखाव सब वही, ठसक बनी ठसक। यह रहा चोर रास्ता, तह खाने को जाता होगा ज़रूर। हवेली का ओना कोना छानती रुन्नू थी। सुनते ही बाकी के बच्चे उछल कूद करते वहीं पहुंच गए। हाँ रे, चलो चलो सीढ़ियाँ उतरे। बाप रे, कितने तो जाले लगे हैं। छोटू नाक पे हथेली दबा रास्ता बनाने लगी। तहखाने में तो हीरे जवाहरात का खजाना होगा। नीलू मचलते हुए मोनू को संभालती बोली, पागल, उस पर सांप बैठा होगा हिफाजत के लिए। चांद बाबू ने चेताया। हाँ, कुंडली मार के ऐसे। नीलू ने बाईं हथेली पर दाईं कोहनी टिकाकर पंजा लहराया। हमारे घुसते ही फनफनाने लगेगा। नहीं रे, वह असली वारिस को देखकर चुपचाप सरक जाएगा रेंग कर ऐसे। रुन्नू भूँ पर लोटनी लगाकर बला के मारक अंदाज में बल खाने लगी। चल उठ, यह सिनेमा नहीं है बेवकूफ़, असली राज है। वैसे भी मैं हूँ असली वारिस, छोटू ने दृढ़ता से कहा। नहीं, मैं हूँ, हटो, मैं हूँ। छीन झपट थप्पड़ चट में तहखाना खजाना भूल ही गया। चलो चलो, लाल बहू के पलंग पर चौपड़ खेलते हैं। चांद बाबू का सुझाव उत्साह से लपक लिया गया। छुट्टियों भर लाल बहू की दहेजी सेज चौपड़ की चौकी बनी रहती। मोनू और नीलू पलंग के पैताने सिरहाने लटके रहते। जब ऊब जाते तो बीच में कूद कर खेल बिगाड़ देते। फिर से हो हुल्लड़ मच जाता। शहरों में बसे बच्चों ने पास के सटे गांवों में 2-2 एकड़ ज़मीन पर दगर दगर फार्म हाउस बना डाले। तीसरी पीढ़ी के ब्याह वहीं से रचाए जाने लगे। मेहमान कच्चे में गाड़ी उतार धचके खाते, रास्ता टटोलते पूछते पहुँच ही जाते। घास का गट्ठर सर पर लादे गांव की लुगाई पल भर को ठमक ठिठक जाती। जाने किसका नस्सो घोड़ी चढ़ा होगा। खटाले की थकी हुई भैंसें जो दूध बछड़े से चुक गई थी, वे रास्ते पे बैठी पगुराती रहती। शादियों के कार्ड नकुड़ पहुँचने लगे और वहाँ से मुर्दनी मातम के कोटे कटे पोस्ट कार्ड इधर पहुँचने लगे। नकुड़ की हवेली अब चौपड़ की चौकी बन चुकी थी। तीसरी चौथी पीढ़ी तक कोई 150 वारिस हो गए। नए कानून के तहत लड़कियां भी हिस्सेदार थीं। खंडहर पड़ी हवेली को बेचे भी तो कैसे, खरीदार मिले भी तो शहर शहर जाकर 150 दस्तखत तक ले आओ, विदेश से दस्तखत मंगवाओ, हकदार को बुलाओ। पहले की तरह थोड़ी है कि एक ही हाँ में सबकी राजी। जो हवेली कभी इतनों में छोटी ना पड़ी, अब हिस्सा बाट में कम पड़ती दिखलाई दी। दूसरी पीढ़ी का कोई भूला भटका रिटायर होकर जब नकुड़ पहुँच रहता, तब अपने गुजारे भर को हवेली का एक हिस्सा ठोक पीट कर रहने लायक बना देता। बाकी की हवेली वैसी ही वीरान पड़ी रहती। वे उस जानिब जाते भी डरते कि न जाने किस पुरखे का भूत जकड़ के जवाब तलब कर बैठे। हवेली के गोशे गोशे में एक तिलिस्म सा पूरा पड़ा था। लाल बहू भी गई थी एक बार उस खंडहर में अपने श्यामल के साथ। हवेली की क्या कोई आत्मा होती होगी जो इस वीराने पे बिलकती हो। जीती सहती करती धरती कितनी ही आवाज़ें कैद हैं वहाँ। क्या आने वाले कल का कोई वैज्ञानिक उन आवाज़ों को मशीन पर पकड़ सकेगा।
उन खिलखिलाहटों फुसफुसाहटों से क्या वह कोई व्यक्तित्व रचकर खड़ा कर पाएगा? क्या कोई कहानी बुन पाएगा वह? उन आहटों से गुहार पुकार मान मनव्वल के वे शब्द क्या फिर से आवाज़ देंगे? मनोमन के लोहे से बना हवेली का सदा दरवाज़ा अभी भी बुलंद है कि उसके कपाट ठेलने को अब भी 4 खाए पिए जवान चाहिए। जंग खाई साकल खड़खड़ाए जाने को आतुर है। तीसरी चौथी पीढ़ी का कहना है कि कोई नई जगह पाने के लिए कोई जगह छोड़नी पड़ती है। कहीं से चलेंगे नहीं तो कहीं पर पहुँचेंगे कैसे? एक और अरसा बीत जाने पर लाल बहू नकुड़ पहुँची है। खंडहर में उसकी दहेजी सेज धूल की अटी पड़ी है। धूल झाड़ के वह उस पर बैठी सोच रही है, कहाँ चला गया उसका श्यामल कृष्ण कन्हई? क्या होती है मृत्यु? उसके चारों बच्चों की अपनी अपनी कहानी है जिन्हें उन्होंने झेला है, जिया है। लाल बहू ने उन चारों कहानियों को झेला है और एक अपनी को तो भी। दिल्ली से 4 कृषि वैज्ञानिक उसके साथ आए हैं। 2 खास फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं और 2 अन्य हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। उसने दिलावर सिंह को बतलाया, आबो हवा की जांच, ज़मीन की पड़ताल हो गई है मैडम। यह फलवान पेड़ों की फहरिस्त है और यह छायादार वृक्षों की। कौन कौन सी सब्जियां आप उगवाना चाहेंगी? जिंदल बाबू ने पूछा। यह फूलों का कैटलॉग है। ताजे बीज मैं खुद दिल्ली के संस्थान से लाऊंगा, मेहता ने बतलाया। लाल बहू के जहन में फूलों की महकती बहार के बीचों बीच खड़ी मेरठ की कोठी घूम गई। जिन फूलों की खपत दिल्ली के बड़े बड़े होटलों में बहुतायत से हो, उन्हीं पर गौर करेंगे। ग्लाडियोली गुलाब, रजनीगंधा कतई ए ग्रेड खिलना चाहिए। एस्पेरेगस और कुछ हरी पत्तियों वाले सजावटी पौधे भी जो गुलदस्तों में सजाए जा सकें, लाल बहू ने कहा। फूल सहारनपुर से बसों में दिल्ली भेजने होंगे। ताज़ा शादाब गुच्छे हम कैनॉट प्लेस की होलसेल मार्केट में बेचेंगे। थोक में सौदा होगा तो कटाई छटाई सब उन्हीं के जिम्मे होगी। उससे आगे फुटकर खरीदार उन्हें और बना संवार कर होटलों की अलसुबह सप्लाई करेंगे। समझ गए दिलावर सिंह? फूलों का कारोबार तुम्हारे जिम्मे रहेगा। सूखने झरने वाली नाजुक शय है। कुछ बी ग्रेड और सी ग्रेड फसल भी उगेगी ही। उसकी और सब्जी की खपत शायद सहारनपुर सरसरावे में ही पूरी हो जाए। फलों के पेड़ तो ठेके पे उगा देंगे। निगहबानी का जिम्मा भी उन्हीं का रहेगा। निबोली से नींबू नहीं, खट्टे के बराबर नींबू उगा के दिखलाइएगा जिंदल बाबू, लाल बहू का आग्रह था। हवेली के खंडहर पर बुलडोजर चल गया। जमीन की गुड़ाई जुताई शुरू हुई तो एक बार फिर से गांव के लोग वहां जुट गए। हर हर हरियाली होगी। छलल छलल जल से सिंचाई। उधर देखो खूब गहरा कुआं खुदवाया लाल बहू ने। ट्यूबवेल देखो और भी किस किस को काम काज बटे। गांव में तो माली काश्तकार अब भी हैंगे। हाँ जी, एक का कारोबार तो 100 का अन्न आमदन। शहर में रहकर ऐसी कैड़ी हो गई लाल बहू कि एक कमरा छवा करके उसमें रह रही इकल्ली। नहीं रे, अभी 3 कमरे और भी डलेंगे। कहाँ छिपा था तेरे भीतर यह सोता लाल बहू? मछली ताई, माँ की गुड़ के पाक सी पगी आवाज़ थी। लाल बहू ने एक बार पलक उठाकर हवाओं को महसूसा, सूंघा, फिर पलक झुका धीमे से मुस्कुरा दी। उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब हवेली के हकदार एक एक करके खुद ही उसके पास आ रहेंगे। आमदनी का हिस्सा बांट जो होगा, कोई एक हाथ बटाने को रुका भी रह जाए शायद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।